हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूनाइटेड मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक क्या होती है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किसी को नहीं देना है, किसको देना है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते गए एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। सबसे पहले चीज समझिए, इट इज अ माइक्रोलाइट क्लास एंटीबायोटिक विच इज यूज टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि यह माइक्रोलाइट क्लास की एंटीबायोटिक होती है। इसका इस्तेमाल कई जीवाणुओं को, संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है। कुछ ये एंटीबायोटिक होती है अजिथ्रोमाइसिन। ये मार्केट में आपको बहुत सारे अलग अलग नाम से मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी और काफ़ी इफेक्टिव एंटीबायोटिक ये होती है। क्लास याद रखना हमेशा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास इज अ माइक्रोलाइड क्लास एंटीबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, ये कब कब हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं। मिडिल ईयर इन्फेक्शन, कान का संक्रमण होने पे, थ्रोट इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन होने पे, या फिर निमोनिया वगैरह में इस्तेमाल किया जाएगा। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, याद रखना क्लास माइक्रोलाइट क्लास की एंटीबायोटिक होती। कैसे काम करती है बताऊंगा आगे। सम अदर माइक्रोलाइट क्लास, देखो माइक्रोलाइट क्लास से एजिथ्रोमाइसिन तो आती है। एजिथ्रोमाइसिन के अलावा कुछ और एंटीबायोटिक होती है, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन है ना, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा सब शब्द में लास्ट में इनका जो सफिक्स आ रहा है माइसिन आ रहा है, माइसिन माइसिन माइसिन। तो जिस भी शब्द में अंत में माइसिन वर्ड इस्तेमाल होता है, माइसिन का मतलब होता है कि वो माइक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक होगी, जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकेगी और किल भी करेगी। कैसे करेगी, दोनों काम होता है। बैक्टीरिया की वृद्धि को भी रोकती है और उसकी किल भी करती है। कब, कैसे, आगे देखेंगे। ठीक है, इमेज देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे है आपके इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ऑलरेडी देख चुके हम लोग। यहाँ पे क्लेरिथ्रोमाइसिन है और ये है रोक्सिथ्रोमाइसिन। ये सारी सब क्लासेस है, सब माइक्रोलाइट क्लास की ही एंटीबायोटिक है आती है। आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इरिथ्रोमाइसिन वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन 1950। सर्वप्रथम इरिथ्रोमाइसिन को 950 में बनाया गया था। सबसे पहले इरिथ्रो एजिथ्रो नहीं, इरिथ्रोमाइसिन डिस्कवर्ड हुई थी। उसके बाद रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन आर द लेटर एडिशन। ये बाद में खोजे गए थे। इनकी वृद्धि जो खोज हुई है वो बाद में हुई थी। ठीक है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ये बाद में। सबसे पहले जो बनी थी वो इरिथ्रोमाइसिन थी, बट इरिथ्रोमाइसिन के कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ देखा तो उसको और मॉडिफाई करके ये बना दी। क्लास वही है, माइक्रोलाइड क्लास की ही ये सारी एंटीबायोटिक होती है। इसलिए बताया कि आपको एक माइंड में चीजें रहेगी कब क्या हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के बारे में छोटी छोटी चीजें समझना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग कैसे काम करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति से समझिएगा। एजिथ्रोमाइसिन inhibit bacterial protein synthesis by effect on ribosomal translocation। ये होता है जेनेटिक का एक पार्ट है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, है ना। अब मैं ट्रांसलोकेशन का मतलब बताऊंगा आपको। एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम को ट्रांसलोकेट नहीं होने देती है, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। इट मीन्स कि जो एजिथ्रोमाइसिन है ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगी, उसकी प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकेगी। प्रोटीन सिंथेसिस अगर वो नहीं करेगा तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस से वो और ज्यादा वायरुलेंस बनता है। वायरुलेंस मतलब और खतरनाक बनता है, जो हमें इफेक्ट करता है। जेनेटिक का एक पार्ट है, इसको डिटेल से फिर कभी समझेंगे। बट इतना समझ लो, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है राइबोसोम जो है वो राइबोसोम ट्रांसलोकेट होता रहता है और उस वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अगर ट्रांसलोकेशन रोक देंगे तो राइबोसोम क्या होगा, ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस भी वहीं पे रुक जाएगी। दिस ड्रग मेनली बाइंड विथ 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बैक्टीरिया, है ना। यानी कि देखो क्लास होती है राइबोसोम, एक प्रकार की प्रोटीन की फैक्ट्री है। हमारे अंदर भी राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं, बट हमारे 70s 80s क्लास के होते हैं, बस बैक्टीरिया में 50s कैटेगरी के पाए जाते हैं। 50s कैटेगरी के राइबोसोम में अटैक करती है हमारी एजिथ्रोमाइसिन। देखिएगा थोड़ा सा डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रहा हमारा भैया बैक्टीरिया, ठीक है, 1 मिनट।
ये रहा हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हमने थोड़ा सा जूम किया है यहाँ पे। ये बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आउटर। सबसे पता है ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। ये देखो यहाँ पे है प्रोटीन सिंथेसिस, एक फैक्ट्री टाइप का बनाया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री जो होती है ये होती है हमारी राइबोसोम। तो राइबोसोम के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे राइबोसोम फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की, ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ये प्रोटीन जा रहा है हमारे सरफेस के ऊपर, सरफेस पे जाके अटैच होता है प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन बन जाता है, और वो ज्यादा वायरुलेंस होता है, हानिकारक होता है हमारे शरीर के ऊपर। तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद कर देंगे तो क्या होगे भैया, प्रोटीन सिंथेसिस बंद कर देंगे तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, लेयर नहीं बन पाएगी, ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। अब करना क्या, अभी नॉर्मल कंडीशन में ऐसे चल रहा है, बट हम क्या करें, यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट हमने, मनुष्य ने, कोई भी व्यक्ति को हमने दी, एजिथ्रोमाइसिन जैसे ही वो खाएगा उसकी बॉडी में एजिथ्रोमाइसिन गई, यहाँ पे क्या करा इसने, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस, राइबोसोम है इसको ट्रांसलोकेट नहीं होने दिया, उसकी वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाई, है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस होना बंद हो गई यहाँ पे। और जब प्रोटीन की सिंथेसिस बंद होगी तो ऑटोमेटिकली सेल वॉल ठीक से नहीं बनेगी, बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा, वायरुलेंस नहीं रहेगा। तो ये है एजिथ्रोमाइसिन का एक मैकेनिज्म कि भैया जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जाएगी तो एजिथ्रोमाइसिन राइबोसोम की ट्रांसलोकेट नहीं होने देगी और इनहिबिट कर देगी प्रोटीन सिंथेसिस को। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी जिससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा और बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। ये मेन मैकेनिज्म है एजिथ्रोमाइसिन का, जो कि आपको माइंड में रखना है। बिल्कुल मैं इजी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में समझा। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं क्या ये डॉक्टर नहीं है, ये है वो, भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्या चीज़ किससे क्या बोल रहे हो पहले समझो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कोई आपको हिंदी में टीच कर रहा है, हिंदी में अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो वो गवार हो गया या फिर उसको कुछ नहीं आता, ये चीज़ें माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएचडी जेनेटिक साइंस से क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरी क्वालिफिकेशन पूछा तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मेडिसिन पढ़ा रहे हो, पीएचडी जेनेटिक साइंस एंड मोलिकुलर बायोलॉजी से हूँ मैं। बट दैट इज़ नॉट मैटर यार, सिंपल बात है ना। इसका मतलब कोई हिंदी में पढ़ाता है वो मूर्ख नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल ये समझते हैं हाँ जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बहुत अच्छा इंग्लिश में पूरा इंग्लिश बोल कर पढ़ा रहा है वही डॉक्टर है। ये माइंड से, दिमाग से चीज़ें निकाल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट्स लो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, इट एक्ट एज बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेगा, बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होता है। बोलना है इस दवाई की यदि कम मात्रा दी जाए, लो डोज दी, जैसे 200 mg दे दी, लो डोज देने पर वह जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। समझिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा मैं। और दूसरा पॉइंट में लिखा है इफ गिवन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग देन इट बैक्टीरियोसाइडल। देखो बैक्टीरियोस्टैटिक्स मतलब होता है जीवाणु की वृद्धि को रोकना, बैक्टीरियोसाइडल होता है जीवाणु को पूर्ण रूप से किल कर देना है। तो बोल रहे जब ज्यादा डोज दी जाए तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली मर जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं बोलना चाहता हूं कि हमेशा किसी भी पेशेंट को ज्यादा डोज दे दो तुरंत सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पेशेंट को कितना इन्फेक्शन है पहले वो चीज को ऑब्जर्व करना है, पहले उसकी रिपोर्ट को मेजर करना है कितना इन्फेक्शन है। हाँ भाई उसकी वृद्धि ऑटोमेटिकली रुकेगी तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा, नए बैक्टीरियाज नहीं बन पाएंगे। तो डिपेंड करता, अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, हद से ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो हम उसको अगर मान लीजिए लो डोज कंसंट्रेशन देंगे तो उसमें उसकी वृद्धि रुकेगी, बट बहुत सारे इतने सारे बैक्टीरिया नहीं हो पाएंगे मेंटेन, तो हाई डोज कंसंट्रेशन उसमें देना पड़ेगा। तो लो डोज में ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स की तरह काम करता है और हाई डोज में बैक्टीरियोसाइडल। हमेशा याद रखना किसी भी पेशेंट को लो डोज कंसंट्रेशन से ही स्टार्ट करना होती है मेडिसिन, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर सीवियर कंडीशन है तो हम डोज बढ़ा सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। हाई कंसंट्रेशन यूज, अब हाई जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ करना है तो कौन से इन्फेक्शन में करोगे, पायोजेनिक इन्फेक्शन में बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, पस बनने लगता है, पूरे घाव बन जाते हैं, मवाद बन जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन होता है। पायोजेनिक इन्फेक्शन जो कोस करता है उसमें सीवियर डोज देना पड़ता है, हाई डोज देना पड़ता है। निमोनिया हो गया, निमोनिया में भी थोड़ा हाई डोज इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसके अलावा गोनेरिया, गोनेरिया एक प्रकार की सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, एसटीडी डिसीज, उसमें भी थोड़ा हाई डोज कंसंट्रेशन जाता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में भी जाता है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में तो थोड़ा हाई डोज देना ही पड़ता है, तब जाके उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। बट ये आइडेंटिफाई होने के बाद कि हाँ निमोनिया है, पर निमोनिया भी किस हद तक बढ़ा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको चीज समझना वहां पे होगा। आगे बढ़ता हूं। ड्रग
इंट्रैक्शन। कौन सी दवाई के साथ में हमें एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना होगा, वो होगी आपको थियोफाइलिन। थियोफाइलिन के साथ में एजिथ्रोमाइसिन नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बात करूँ कार्बमेज़ापिन, इसके साथ भी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वालप्रोएट, वालप्रोएट के साथ नहीं देना है। एर्गोटामिन के साथ नहीं देना है, वालफेरिन के साथ नहीं देना है। इनके साथ में आपको ये सारी जो होती है आपकी ड्रग इंट्रैक्शन होती है, इनके साथ एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इतना आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ से आप देख सकते हो। आगे बढ़ता हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, किस पेशेंट में, जिसका लो मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम की कमी अगर कम है तो भी आपको इस्तेमाल नहीं करना होगा। लो पोटेशियम, पोटेशियम यदि ब्लड में अगर मान लीजिए कम है तब भी इस्तेमाल नहीं करना है। स्केलेटल मसल डिसीज, यदि स्केलेटल मसल डिसीज मांसपेशियों में कोई दिक्कत है तब भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हियरिंग लॉस, किसी को सुनाई देना बंद हो गया तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एबनॉर्मल हार्ट बीट, यदि हार्ट बीट गड़बड़ है तब भी एजिथ्रोमाइसिन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में तो कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं दिया जाता है। याद रखना ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं डोजेस के ऊपर। देखो डोजेस पूर्ण रूप से पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी बात करते हैं नॉर्मल अगर इन्फेक्शन है तो मैंने जैसे बोला लो कंसंट्रेशन में 250 mg में बीडी दिन में 2 बार 3 दिन तक देना चाहिए। इस दवाई का एजिथ्रोमाइसिन का डोज ही 3 दिन का होता है। बट कुछ लोग बोलते हैं सर 2 बार नहीं देते, एक ही बार देते हैं। कब देते थोड़ा समझिएगा। नॉर्मल इन्फेक्शन में मैं बोल रहा हूँ 250 mg 250 mg की टेबलेट बीडी दिन में 2 बार 3 दिन तक देते हैं। कौन सी वाली देख लो, ये वाली, ठीक है। 250 mg एजिथ्रोमाइसिन है, ये एजिथ्रोमाइसिन 250 mg आईपी इंडियन फार्माकोपिया आती ही 6 है, पत्ते में आती ही 6। क्यों आती है? क्योंकि 250 mg का डोज हमेशा बीडी दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, और 3 दिन से ज्यादा डोज इसका देते ही नहीं है। इतना ध्यान रखना है ना। 250 mg की टेबलेट को बीडी दिया जाए। जो स्टैंडर्ड डोजेस है वो ये बोलते हैं। अगर बात करो इसके एडल्ट की डोज की बात कर रहा हूँ, अगर इसके डोजेस को बढ़ा दिया जाए, सीवियर इन्फेक्शन में है तो इसको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट ही 3 आती है, आप देख सकते हो पत्ते में भी 3 ही टेबलेट आती है, 1 2 3 दिन में 1 बार खाना खाने के बाद इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है विथ पेंटाप्रोजोल साथ में देना है कॉम्बिनेशन में, ताकि गैस वैस ना बने और इजीली डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो 1 2 3 टेबलेट है, ओडी देना है दिन में 1 बार। तो याद रखने में मैंने यहीं पे यही लिखा है कि नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर 250 mg बीडी दिन में 3 बार, बीडी दिन में 2 बार 3 दिन तक देना है। और सीवियर इन्फेक्शन में 500 mg की टेबलेट ओडी दिन में 1 ही बार प्रिस्क्राइब की जाती है, वो भी 3 दिन तक देनी है। बच्चों के डोज की बात करो तो बच्चों में सिरप फॉर्म आता है पीडियाट्रिक डोज, उसमें वेट कैलकुलेट भी करके दे सकते हो आप। और 2 साल के अबव इस्तेमाल किया जाता है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों में 5 ml ओडी दिन में 1 बार 3 दिन तक, इसमें आती है इतनी, ठीक है। इसमें 5 ml 1 ढक्कन आप दे सकते हो, यहाँ पे 1 ढक्कन 5 ml और 3 ढक्कन इसमें निकलेगी। 3 दिन तक इसका इस्तेमाल। एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन होता है, एजिथ्रोविन और भी कई नामों से आपको मार्केट में मिल जाता है ये, ठीक है। और याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसमें 5 ml ही पेशेंट को दिया जाना चाहिए, 5 ml ओडी दिन में 1 बार सुबह के टाइम पे, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। इस तरह से मेडिसिन से आपको डिटेल से हिंदी लैंग्वेज में अच्छे से समझना है तो आप उसके लिए हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर। हम बुक भी देते हैं पर वो PDF के फॉर्म में देते हैं, हमारी एप्लीकेशन पे देते हैं। देखिए बताता हूँ, इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप डायरेक्टली ये कोर्स आपको मिलेगा। मेडिकल बुक किताब खरीदे, इसमें पूरा आपको मेडिसिन से रिलेटेड पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा जिसमें वीडियो और सबके नोट्स आपको रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। और उसमें 3 बुक का PDF प्रोवाइड होगा, साथ में आपको 950 रुपये प्राइस है, 1 साल तक की वैलिडिटी और रहेगी। लास्ट में एक पॉइंट है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब है कि गाइस हमारी टीम की तरफ से आपको एक बेसिक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफिकेट का मतलब है एक बेसिक नॉलेज वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।